हेलो ट्वेल्थ क्लास। आपके इस बार के पॉलिटिकल साइंस के सिलेबस में काफ़ी कुछ न्यू टॉपिक्स जुड़े हैं। उनमें से ही एक टॉपिक है अरब स्प्रिंग। जैसा कि नाम से ही जाहिर है, ये अरब के देशों से रिलेटेड है। ये है आपके वो कंट्रीज़, ये वो मैप है जो आपको बता रहा है कहाँ कहाँ अरब स्प्रिंग यानी एक प्रकार की क्रांति, एक क्रांति हुई थी जिसने पूरे अरबी देशों के साथ साथ पूरे विश्व को हिलाकर रख दिया था। ठीक है, तो ये मैप आपको बता रहा है कि ये अरब स्प्रिंग या अरब क्रांति, अरब विद्रोह कहाँ कहाँ हुआ था, किन किन देशों में हुआ था। इसकी स्टार्टिंग ट्यूनीशिया से हुई थी, ये आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे ट्यूनीशिया। यहाँ से इसकी स्टार्टिंग मेनली हुई थी। वैसे तो 2009 से ही जो लोगों के अंदर सरकार के प्रति एक आक्रोश था, असंतोष था, वो पनप रहा था। लेकिन मेन जो इसको विस्फोटक स्थिति प्राप्त हुई, एक बूस्ट मिला, वो ट्यूनीशिया की घटना से मिला था, जिसकी हम आगे भी चर्चा करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से जो ट्यूनीशिया से जो विस्फोट स्टार्ट हुआ, वो विस्फोट धीरे 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 इन सभी अरब के देशों में फैल गया था। इसमें मेनली जो अरब स्प्रिंग में जो आपकी कंट्रीज आती हैं, वो कौन कौन सी आएंगी आपकी? मध्य एशिया के जो देश हैं, मध्य पूर्वी एशिया के देश, वो उत्तरी अफ्रीका के देश इसमें आते हैं। ठीक है, इसी अरब स्प्रिंग के बारे में हम चर्चा करेंगे। मैप के हिसाब से आपको ये मैप बच्चों अच्छे से समझ लेना, इसकी प्रैक्टिस करना, क्योंकि न्यू टॉपिक है। हो सकता है इसमें से कोई एक देश आपको मैप में भरने के लिए दे दें, जैसे कि खासकर ट्यूनीशिया या सूडान, लीबिया, इजिप्ट, इसमें मेनली वो लोग दे सकते हैं। ठीक है, तो इसकी अच्छे से आपको मैप की प्रैक्टिस करनी है। अरब स्प्रिंग क्या था? देखिए, अरब दुनिया को हम अरब राष्ट्र के नाम से भी जानते हैं। खासकर मध्य पूर्वी एशिया और उत्तरी अफ्रीका, जिसका भी मैंने आपको मैप दिखाया है, तो मध्य पूर्वी एशिया और उत्तरी अफ्रीका के अरबी देशों में सन 2010 में तानाशाही सरकार के विरुद्ध एक सिलसिलेवार तरीके से विरोध प्रदर्शन, हिंसा, रैली, सशस्त्र संघर्ष शुरू हो गए, जिसे हम अरब स्प्रिंग के नाम से जानते हैं, और इसने पूरे विश्व को हिलाकर रख दिया था। देखो बच्चों, सरकार के प्रति जो असंतोष था, आक्रोश था, क्योंकि इन अरबी देशों में अधिकतर जो सरकार थी वो तानाशाही सरकार थी, तानाशाही सरकार थी वहाँ पर अधिकतर। ठीक है, तो इन देशों में इन तानाशाही सरकार कैसी होती है आप लोगों को पता ही है, जहाँ सरकार सिर्फ अपना हित देखती है और जनता के हिस्से कुछ नहीं आता, जनता को कुछ प्राप्त नहीं होता, जनता के पास कोई अधिकार नहीं होते, उन्हें बोलने का कोई राइट नहीं होता। ठीक है, तो इन अरबी देशों में तानाशाही सरकार थी, और इस सरकार के विरुद्ध के विद्रोह के प्रति विद्रोह, आक्रोश जो था वो जनता में बहुत पहले से था। हम इसे मान सकते हैं 2009 से करीब ये था, लेकिन इसको जो बूस्ट मिला वो 2010 में मिला ट्यूनीशिया की घटना से। तो 2010 में ट्यूनीशिया में जो हुआ, इसमें क्या हुआ था कि एक व्यक्ति थे बोजीजी, जिन्होंने की सरकार के भ्रष्टाचार से तंग आकर आत्महत्या कर ली थी। उनकी आत्महत्या ने जनता के अंदर जो दबा हुआ आक्रोश था उसको एक प्रत्यक्ष रूप दे दिया, और ये आक्रोश जो था वो क्रांति में तब्दील हो गया और धीरे धीरे ट्यूनीशिया से बाकी के अरबी देशों में भी फैल गया था। तो ये जो बूस्ट मिला था ये 2010 में मिला था। ठीक है, और तब 2010 से वहाँ पर अरबी देशों में विरोध प्रदर्शन, हिंसा, रैली, सशस्त्र संघर्ष शुरू हो गए, जिसे हम अरब स्प्रिंग के नाम से जानते हैं, और इसने पूरे विश्व को हिलाकर रख दिया। कायदे में ये क्या था? तानाशाही के खिलाफ लोकतंत्रीकरण के प्रति एक प्रयास था, लोकतंत्रीकरण को लाने के प्रति एक प्रयास था, लोकतंत्र की स्थापना के प्रति एक कदम था, आवाज थी। इसे हम अरब देशों में लोकतंत्र की तीसरी लहर के नाम से भी जानते हैं। अरब स्प्रिंग को हम कई अन्य नामों से भी जानते हैं, जैसे अरब जागरण, अरब अपराइजिंग, डेमोक्रेसी अपराइजिंग। ठीक है, इन नामों से भी इसे जाना जाता है। तो अगर आपका अरब स्प्रिंग की जगह अरब जागरण आ जाए के बारे में बताइए, या डेमोक्रेसी अपराइजिंग किसे कहते हैं, तो वो क्या है? अरब स्प्रिंग है। तो इन नामों को भी आपको अच्छे से समझ लेना है, याद कर लेना है। इसके मुख्य नारे थे। अरब स्प्रिंग केवल ट्यूनीशिया में या केवल एक दो देशों में नहीं हुआ था, अरब के मध्य एशिया और उत्तरी अफ्रीका के अधिकांश देशों में ये हुआ था।
ठीक है, मगर इनके नारे सबके एक जैसे थे। सबने एक, ऐसा लग रहा था जैसे सभी अरबी देशों में तानाशाह के खिलाफ एक समानता आ गई है, एक एकता आ गई है। तो उनके नारे, उनके विरोध करने का जो तरीका था वो लगभग एक समान था। इनके प्रमुख नारे थे ऐश शुर यूरिक अकद ए निकम, जिसका मतलब है जनता शासन को नीचे लाना चाहती है। तो हर अरबी देश में ये नारे फेमस थे, प्रसिद्ध हो गए थे हर जगह। जैसे हमारे देश में जब हम अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे थे तो था ना, भारत माता की जय हो, इनकलाब जिंदाबाद। तो उसी तरीके से अरबी देशों में भी ऐश शुर यूरिक अकद ए निकम जैसे नारे बहुत ही फेमस हो गए थे, बच्चे बच्चे की जबान पर आ गए थे। इससे प्रभावित देश, जैसे मैंने आपको बताया कि ट्यूनीशिया ने इसको एक विस्फोटक रूप दिया, ट्यूनीशिया से की घटना से ये स्टार्ट हुआ, लेकिन बाकी के अरबी देशों में भी फैला। तो इससे प्रभावित देश कौन कौन से थे? ट्यूनीशिया, सूडान, अल्जीरिया, बहरीन, कुवैत, जॉर्डन, लीबिया, मिस्र, यमन, सीरिया, ओमान, लेबनान, फिलिस्तीन, मोरक्को आदि। इन देशों में आपको कुछ कम से कम लिखने के लिए याद रखने होंगे। अच्छा होगा कि सारी नाम याद रख सको, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो ये देश इस अरब क्रांति से प्रभावित रहे थे। अब जब भी कोई क्रांति होती है उसका कोई ना कोई उद्देश्य तो होता है, बिना उद्देश्य के तो कोई क्रांति होती नहीं है, कोई भी काम नहीं होता किसी बिना उद्देश्य के। तो ऐसे ही अरब स्प्रिंग के भी कुछ उद्देश्य थे। सबसे पहला तो उद्देश्य क्या था इसका? तानाशाही शासन से मुक्ति। हर अरबी देश अपने तानाशाही शासन से दुखी हो चुकी थी, जनता परेशान हो चुकी थी और वो इससे अब मुक्ति चाहती थी। लोकतंत्र की स्थापना, इनकी मुख्य मांग थी लोकतंत्र की स्थापना करना, जिसे लोकतंत्र की तीसरी लहर भी कहा गया। भ्रष्टाचार से मुक्ति, क्योंकि अरबी देशों में भ्रष्टाचार अपनी चरम सीमा पर था, सत्ता को कुछ लेना देना नहीं था और उसके अंडर काम करने वाली पुलिस और प्रशासन जो थे वो बुरी तरीके से भ्रष्ट हो चुके थे। रोजगार के अवसरों की प्राप्ति, पढ़ा लिखा जो व्यक्ति था वो सड़कों पर ठेले लगा रहा था, तो ऐसी स्थिति में वो चाहते थे कि हमें रोजगार के अवसर मिले। इनका एक मुख्य उद्देश्य रोजगार के अवसरों की प्राप्ति था। बेहतर जीवन स्तर को प्राप्त करना, मानव अधिकारों को प्राप्त करना, एक सम्मानपूर्ण जीवन जीने के लिए हमें जिस चीज़ की ज़रूरत होती है, एक व्यक्ति को जिस चीज़ की ज़रूरत होती है, उसकी डिमांड उन्होंने इसके माध्यम से की। एक राजनीतिक समानता और स्वतंत्रता हासिल करना चाहते थे कि अगर सरकार जनता के हित में काम नहीं कर रही है तो उसे उस जनता को उस सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाने का मौका दिया जाए, क्योंकि अब तक जनता की आवाज़ को दबाया जा रहा था। तो ये क्या चाहते थे? राजनीतिक समानता और स्वतंत्रता चाहते थे। विरोध प्रदर्शन के तौर तरीके, जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि हालांकि अरब के केवल एक देश में ये अरब स्प्रिंग नहीं हुआ, अरब क्रांति केवल एक देश में नहीं हुई बल्कि अरब के बहुत से देशों में हुई, लेकिन उन सब में एक प्रकार की समानता थी। एक सबसे बड़ी समानता तो यही थी कि सब तानाशाही सरकार के खिलाफ एकजुट थे। इसके साथ साथ उनके नारे भी एक समान थे और उनके तौर तरीके भी एक समान थे। इनमें हड़ताल, धरना, मार्च निकालना, मार्चिंग जैसे कि निकाली जाती है, रैली निकालना, ये सब तरीके हर अरबी देश में क्रांति के लिए अपनाए गए। अमूमन शुक्रवार को, जिसे कि आक्रोश का दिन भी कहा जाता है, शुक्रवार को विशाल और संगठित भारी विरोध प्रदर्शन होता था। जब जुम्मे की नमाज अदा कर दी जाती थी तो लोग सड़कों पर उतर आते थे और उसे आक्रोश का दिन कहा जाता था। हर शुक्रवार को ऐसा ही होता था। ठीक है, इसके अलावा इसमें क्या तरीका अपनाया गया? सोशल मीडिया का यूज़ बहुत ज़्यादा किया गया। सोशल मीडिया का अरब क्रांति में बहुत ज़्यादा योगदान रहा। अगर हम कहें कि अरब क्रांति अगर सफल रही तो वो सोशल मीडिया की वजह से ही रही थी। एक बेहद ही ढांचागत तरीके से सोशल मीडिया ने दूर दराज के लोगों को, देशों को, इलाकों को क्रांति से जोड़ा और एक सफल भूमिका जो है सोशल मीडिया ने इसमें निभाई थी। तो इनके तौर तरीके जो थे वो लगभग एक समान थे। अब आता है कि आखिर अरब स्प्रिंग हुआ क्यों? क्या कारण था कि ये क्रांति एकाएक सभी अरबी देशों में फैल गई? किसी एक देश तक सीमित नहीं रही बल्कि जंगल में आग की तरह ये हर जगह फैल गई। क्या कारण था? तो सबसे पहला जो इसका कारण आएगा वो क्या आएगा? तानाशाही शासन। अरब के अधिकतर देशों में तानाशाही शासन था और ये तानाशाही शासन केवल 1 या 2 साल से नहीं था बल्कि दशकों से था। एक ही व्यक्ति की सत्ता दशकों से बनी हुई थी। जैसे अगर हम देखें तो ट्यूनीशिया में बेन अली 23 साल से, लीबिया में गद्दाफी 42 साल से,
मिस्र में होस्नी मुबारक 30 साल से, सीरिया में अल असद ऐसे ही 20 साल से सत्ता में थे। इसी तरह के बाकी के अरबी जगत में भी लंबे लंबे टाइम से तानाशाह सत्ता में बने हुए थे और इन्हें जनता की सुविधा या सुरक्षा से कोई लेना देना नहीं था। ये राजनीतिक शक्तियों का दुरुपयोग करते थे और विरोधी आवाज को कुचल देते थे। तो इस तानाशाही शासन के खिलाफ भी जो थी एक आवाज इन लोगों ने उठाई और सबसे बड़ा कारण था इस तानाशाही शासन के प्रति असंतुष्टि ही सबसे बड़ा कारण अरब क्रांति के होने का था। दूसरा आपका इसमें रीजन आएगा सरकारों से असंतुष्टि, सरकार से असंतोष होना। 1970 से 2010 के बीच अगर हम देखें तो अरबी जनता जगत की जो जनसंख्या थी वो लगभग दोगुनी हो चुकी थी। ठीक है, मतलब जनता जो थी सरकार से बिल्कुल असंतुष्ट हो चुकी थी, जनसंख्या दोगुनी हो चुकी थी, लेकिन सरकार का इस तरफ कोई ध्यान नहीं था, विकास दर शून्य था, जिसके कारण क्या था, जनता के पास कोई सुविधाएं नहीं थी, वो अभाव का जीवन जी रही थी। बढ़ती हुई जनसंख्या के अनुपात में विकास दर बिल्कुल जीरो था, जनता के पास कुछ भी नहीं था, कोई सुविधाएं नहीं थी, तो जिसके कारण जनता जो थी सरकार से असंतुष्ट थी। तीसरा कारण आर्थिक असमानता। आर्थिक असमानता, एक तरफ तो निरंकुश शासकों के और उसके जो समर्थक व्यवसायी जगत था उसके पास अकूत संपत्ति थी, बहुत सारी संपत्ति थी, बहुत अमीर लोग थे। ठीक है, तो दूसरी तरफ अधिकांश जनता गरीबी की मार झेल रही थी, जनता के पास कुछ भी नहीं था, वो गरीब थी, अभावग्रस्त थी, दिन में रोटी खाने के भी उनके पास लाले थे। तो इस तरह की आर्थिक असमानता ने भी जनता को सरकार के खिलाफ आवाज उठाने के लिए मजबूर किया। अगला रीजन आपका आएगा इसमें बदहाल अर्थव्यवस्था। बदहाल अर्थव्यवस्था बिल्कुल बेकार हो चुकी थी, जैसे मैंने आपको बताया। महंगाई आसमान छू रही थी, खाद्यान्न मूल्यों की कीमत, तेल की कीमत आसमान छू रही थी, तो जनता में इसके प्रति काफी असंतोष था सरकार का, लेकिन इस तरफ कोई ध्यान नहीं था। अगला रीजन आपका आता है भ्रष्टाचार। अरब क्रांति का अगला रीजन क्या था? भ्रष्टाचार, ये भी मेन रीजन है। सत्ता जो थी, अपनी सत्ता के जो शासक थे वो अपनी सत्ता में मग्न थे, उन्हें कोई मतलब नहीं था, उन्हें सिर्फ अपनी विलासिता से लेना देना था, अपनी आराम तलबी से लेना देना था। तो दूसरी तरफ उनके अंडर काम करने वाले जो पुलिस थी, प्रशासन थे, वो भ्रष्ट हो चुके थे, वो ज़्यादा से ज़्यादा जनता के साथ लूट खसोट करने पर उतर आए थे। तो पुलिस प्रशासन भ्रष्ट हो चुके थे। सत्ताधारी शासकों के करीबी जो थे वो राजनीति, सरकारी मामलों में हस्तक्षेप करते थे, बिना वजह जनता को परेशान करते थे, हफ्ता वसूली करना, उनके ठेले उठाकर ले जाना अरबी देशों में रोजमर्रा की घटना थी, जिससे जनता परेशान हो चुकी थी। अगला रीजन आएगा आपका बेरोजगारी। अरबी देशों में बेरोजगारी चरम स्थिति पर, हाई लेवल था बेरोजगारी का। पढ़े लिखे लोगों को भी छोटा मोटा काम करने पर मजबूर होना पड़ रहा था, जिसके कारण युवाओं में असंतोष था, आतंक था, उनके मन में, दिल में आक्रोश था। और जब एक जरा सी चिंगारी उठी तो ये चिंगारी जो थी इसने पूरे अरबी देश में आग लगा दी। सोशल मीडिया का प्रभाव, मैंने जैसे अभी आपको बताया था कि अरबी क्रांति के सफल होने का अगर एक कारण था तो वो सोशल मीडिया की एक बहुत बड़ी भूमिका, इसमें सफल भूमिका रही थी। ठीक है, तो सोशल मीडिया ने अरब क्रांति के समय एक मंच का काम किया, इसने लोगों को जोड़ने का काम किया। लोगों ने अपने ब्लॉग, फेसबुक, ट्विटर के माध्यम से हर एक घटना को वायरल किया, जिससे बाकी के देशों में भी क्रांति का बिगुल बज उठा और दूर दूर के लोग जो थे वो भी इस क्रांति से जुड़ते चले गए। कोई भी तबका ऐसा नहीं था जो इस क्रांति में शामिल ना हुआ हो, सब क्रांति में एकजुट होकर शामिल हो गए थे। अगला इसका रीजन आपका आएगा मानव अधिकारों का उल्लंघन। जाहिर सी बात है, जहां सरकार तानाशाह हो, पुलिस और प्रशासन जो जनता की सुरक्षा के लिए होते हैं वो भ्रष्ट हो चुके हों, तो वहां मानव अधिकार कभी भी सुरक्षित नहीं रह सकते। अरबी देशों की यही एक समस्या थी कि यहाँ मानव अधिकार का खुलेआम उल्लंघन होता था, जनता का शोषण होता था, जनता के पास कोई राइट्स नहीं थे, कोई अधिकार नहीं थे, उन्हें अपने विचार अभिव्यक्त करने का कोई अधिकार नहीं था, उनके पास कोई आर्थिक,
राजनीतिक कोई अधिकार नहीं थे। अगर कोई विरोध की आवाज़ कहीं से उठती भी थी तो उसे तुरंत कुचल दिया जाता था। ये हर अरबी देश की कहानी थी, हर अरबी देश में यही हो रहा था। फिर आती है आपकी किर्गिज़ क्रांति। किर्गिज़ क्रांति जो थी, इसने अरब क्रांति को, अरब स्प्रिंग को सुलगाने का काम किया। किर्गिज़ क्रांति कहाँ हुई थी? किर्गिस्तान में। किर्गिस्तान में अप्रैल 2010 में तानाशाही के खिलाफ ये किर्गिज़ क्रांति हुई। इसकी शुरुआत वहाँ के राष्ट्रपति थे कुर्मानबेक वाकियेव। कौन थे? कुर्मानबेक वाकियेव को राजधानी बिश्केक से बाहर करने के साथ हुई और इसके साथ ही वहाँ एक नई संवैधानिक व्यवस्था आरंभ कर दी गई, जिससे कि बाकी देश भी इससे प्रभावित हुए और इस तरह किर्गिज़ क्रांति ने अरब स्प्रिंग को सुलगाने का काम किया और जिसको बाद में एक बूस्ट देने का काम किया ट्यूनीशिया की घटना ने। ट्यूनीशिया में क्या हुआ था कि ट्यूनीशिया की घटना में क्या हुआ था कि इसमें असंतुष्टि थी जो लोगों की, वो एक आमने सामने आ गई, सरकार के सामने आमना सामना शुरू हो गया ट्यूनीशिया की घटना से। ट्यूनीशिया में 18 दिसंबर 2010 को मोहम्मद बौजिजी, जो कि एक फल विक्रेता थे, ठेला लगाते थे, इसने पुलिस भ्रष्टाचार और दुर्व्यवहार से दुखी होकर आत्मदाह कर लिया और कुछ ही दिनों में इसकी मृत्यु हो गई। इनकी मृत्यु से सरकार से असंतुष्ट वर्गों को एक करने का काम किया, सब एक हो गए और ये घटना जंगल में आग की तरह हर जगह फैल गई। ट्यूनीशिया में ही नहीं बल्कि आसपास के देशों में भी फैल गई और इसने पूरे विश्व को हिलाकर रख दिया। तो इस ट्यूनीशिया की घटना ने पहले से ही सुलगती हुई जो आग थी उसको चिंगारी देने का काम किया, उसको आग को भड़काने का काम किया। इस तरह इन कारणों की वजह से अरब स्प्रिंग पूरे अरबी देशों में फैल गया और सभी अरबी देश के लोग जो अपनी सरकारों से असंतुष्ट थे, त्रस्त थे, वो सभी एकजुट हो गए। अब हम देखते हैं कि अरब स्प्रिंग की कुछ मुख्य घटनाएं थीं। सबसे बड़ी जो इसकी घटना थी ट्यूनीशिया की थी, जिसने इसको एक बूस्ट देने का काम किया था। ट्यूनीशिया में मोहम्मद बौजिजी की मृत्यु। मोहम्मद बौजिजी एक फल विक्रेता थे। उन्होंने पुलिस और प्रशासन के भ्रष्टाचार से दुखी होकर 18 दिसंबर 2010 को नगर निगम दफ्तर के सामने आत्मदाह कर लिया। देखो जो इसमें क्या है कि बौजिजी, मोहम्मद बौजिजी कौन थे? एक फल विक्रेता थे। इनका एक बहुत बड़ा परिवार था। इनके पिताजी की मृत्यु जब ये 3 साल के थे तभी हो गई थी, तो अपने परिवार का पालन पोषण करना पूरी तरीके से इनकी जिम्मेदारी हो गई थी, इनके कंधों पर आ गया था। तो ये अपने फलों का ठेला लगाते थे, पर उस ठेले को नगर निगम का लाइसेंस प्राप्त नहीं था, जिसके कारण इन्हें आए दिन परेशान होना पड़ता था। कभी भी इनका ठेला उठाकर ले जाते थे ये प्रशासन के लोग, जिसकी वजह से उस दिन इनके परिवार को भूखा सोना पड़ता था। तो ये पूरे प्रशासन से बहुत दुखी आ चुके थे। ऐसे ही 18 दिसंबर 2010 की सुबह हुआ, उनके पास नगर निगम का लाइसेंस था नहीं, फलों की ठेले लेके जा रहे थे, मतलब लगाया हुआ था एक जगह पर, तभी वहाँ से इंस्पेक्टर फैदा का इंस्पेक्शन दौरा शुरू हो गया। तो उन्होंने जब देखा कि भाई इसके पास लाइसेंस नहीं है, तो फैदा ने बौजिजी का जो ठेला था उसे जब्त कर लिया। उसने काफ़ी हाथ पैर जोड़े उसके, लेकिन फ़ायदा नहीं मानी और उसने जो था उसके वहाँ पर पूरे भरे बाजार में बौजिजी को चांटा जड़ दिया, जिससे बेचारे बहुत दुखी हुए और वहीं खड़े होकर काफ़ी घंटों तक रोते रहे। लेकिन उन्हें हार नहीं मानी और वो फिर पहले से ही दुखी थे और इन्हें ये भी था कि अगर मैंने ठेला नहीं छुड़वाया तो कल मैं अपने परिवार का पेट कैसे भरूंगा। तो ये नगर निगम के दफ्तर गए, वहाँ भी उनसे गुजारिश की भाई मेरा ठेला दे दो, हाथ पैर जोड़े उनके भी, जो कुछ हो सकता था अपने तरीके से किया, लेकिन दफ्तर वालों ने झड़क कर भगा दिया। बहुत दुखी हो चुके थे, क्या करते? तो इन्होंने क्या करा, दफ्तर के सामने आत्मदाह कर लिया। उस समय तक सोशल मीडिया काफ़ी एक्टिव हो चुकी थी। इसमें भरी भीड़ में ही किसी ने इनका ये पूरा वीडियो बना लिया आत्मदाह करने का और पूरी घटना को सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। जंगल में आग की तरह ये घटना पूरे ट्यूनीशिया में ही नहीं बल्कि बाकी के देशों में भी फैल गई और लोग विरोध के रूप में 18 दिसंबर की शाम तक पूरी सड़कें जो थी वो विरोध प्रदर्शनों से भर गई। उस पर बात यह हुई कि 4 जनवरी 2011 को बौजिजी की अस्पताल में मृत्यु हो गई। इससे तो लोग अब और भी ज़्यादा भड़क उठे और इसने एक विस्फोटक का काम किया और अब क्रांति और ज़्यादा तीव्र
और हिंसक हो गई। ट्यूनीशिया में बैन अली का शासन था, तानाशाह थे वो भी, 23 साल से सत्ता पे काबिज थे। तो बैन अली ने बल प्रयोग के द्वारा इस क्रांति को दबाने का प्रयास किया, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया क्योंकि जनता जो पहले से ही अंदर से घुटी हुई थी, अब वो खुल के सामने आ गए। अब उनके सामने आर पार की लड़ाई थी, तो वो बैन अली के बल प्रयोग के सामने जो है नहीं झुकी, और विद्रोह जो था वो तीव्र से बढ़ता ही चला गया। और रिजल्ट ये रहा कि 14 जनवरी को बैन अली को अपने परिवार के साथ ट्यूनीशिया छोड़कर भागना पड़ा। ठीक है, तो ये प्रमुख घटना थी अरब स्प्रिंग की। नेक्स्ट ये देखिए, ये आपको यहाँ पे ये जो है ये मोहम्मद बौजूजी हैं, ठीक है, फल विक्रेता, और किस तरीके से पूरा बच्चे तक जो है वो इस विद्रोह में शामिल हो गए थे अरब स्प्रिंग में। अगली घटना आती है मिस्र की। मिस्र की राजधानी काहिरा है, वहाँ पर एक सेंटर है तहरीर स्क्वायर। यहाँ पर 25 जनवरी 2011 को हजारों प्रदर्शनकारी जमा हुए। मिस्र में होस्नी मुबारक की सत्ता थी, तानाशाह थे वो भी। होस्नी मुबारक ने विद्रोह को कुचलने की कोशिश की, लेकिन वो भी नाकाम रहे, और 11 फरवरी 2011 को होस्नी को इस्तीफा देना पड़ा। होस्नी मुबारक को गिरफ्तार कर लिया गया, उन पर केस चला और उनके दोनों बेटों को भी जेल हुई। लीबिया के तानाशाह गद्दाफी थे। गद्दाफी के अंत की शुरुआत भी यहाँ से हुई है। गद्दाफी ने तो जब ये क्रांति शुरू हुई थी तो गद्दाफी ने ये कहा था कि मैं हर गली हर घर का सफाया कर दूंगा, साफ सफाई कर दूंगा। तो इस साफ सफाई का मीनिंग यहाँ सीधा सीधा था कि एक एक घर घर में चुन चुन कर क्रांतिकारियों को मारा जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि जब जनता की आवाज़ उठती है तो उसके सामने कोई नहीं टिकता। तो गद्दाफी भी नहीं टिक पाए, ऐसा नहीं हो पाया, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रियाएं इस क्षेत्र में आने लगी, और ब्रिटेन ने और फ्रांस ने अमेरिका को उकसाया कि तुम लीबिया पर आक्रमण करो, और अमेरिका के नेतृत्व में नाटो ने लीबिया पर हमला कर दिया। 20 अक्टूबर 2011 को गद्दाफी को सरेआम पीट पीट कर मार दिया गया। ठीक है, तो इस तरह ये 3 घटनाएं थी, ट्यूनीशिया की, मिस्र की और लीबिया की, जो प्रमुख घटनाएं थी अरब स्प्रिंग के दौरान की। अब जब कोई चीज़ होती है तो उसका रिजल्ट भी आता ही है। ठीक है, तो अरब स्प्रिंग के भी कुछ परिणाम रहे। अरब स्प्रिंग 2010 से 2013 तक लगभग चलता रहा था। ठीक है, तो इसके कुछ रिजल्ट रहे, जैसे सबसे पहला संवैधानिक सुधार। क्योंकि तानाशाही सरकार के खिलाफ था, तो जाहिर सी बात है जहाँ पर तानाशाही सत्ता खत्म हुई वहाँ पर कुछ संवैधानिक सुधार हुए। खासकर जॉर्डन, फिलिस्तीन और मोरक्को जैसे देशों में अनेक संवैधानिक सुधार हुए। ये इसका प्रमुख रिजल्ट था, एक अच्छा रिजल्ट था। तानाशाही सत्ता का अंत, जिसके खिलाफ ये क्रांति हुई थी, तो तानाशाही सत्ता का अंत हुआ। जैसे ट्यूनीशिया में बैन अली, यमन में अली अब्दुल्ला, मिस्र में होस्नी मुबारक, लीबिया में गद्दाफी, सीरिया में बशर अल असद जैसे तानाशाहों को सत्ता से निष्कासित कर दिया गया। मैं एक बार फिर से बोलती हूँ, ट्यूनीशिया में बैन अली, यमन में अली अब्दुल्ला, मिस्र में होस्नी मुबारक, लीबिया में गद्दाफी, सीरिया में बशर अल असद जैसे तानाशाहों को सत्ता से निष्कासित कर दिया गया। ठीक है, तीसरा रिजल्ट था लोकतांत्रिक लहर। इसे लोकतंत्र की तीसरी लहर कहा गया, और इसने पूरे अरबी देश में लोकतंत्रीकरण की लहर जो थी वो पैदा कर दी, जो नहीं थमी। ट्यूनीशिया से शुरू हुई लोकतंत्रीकरण के प्रयास की शुरुआत अब हर अरबी देश में हो गई थी। हर कोई तानाशाह से मुक्त होकर लोकतंत्र को स्थापित करना चाहता था। तो ये भी एक अच्छा रिजल्ट था। गृह युद्ध का आरंभ, कुछ अच्छा था तो लेकिन कुछ बेकार भी था। इराक जैसे देशों में गृह युद्ध शुरू हो गए, सीरिया में गृह युद्ध शुरू हो गए, जो आज तक वहाँ पर बने हुए हैं, आज तक वहाँ गृह युद्ध चल रहा है। फिफ्थ आता है आपका आपातकाल को हटाना। देखो, अल्जीरिया जैसे देशों में काफ़ी लंबे टाइम से आपातकाल था। 1992 से अल्जीरिया में आपातकाल था। तो इस आपातकाल था तो जाहिर सी बात है आपातकाल था तो वहाँ की जनता को कुछ भी बोलने का, विरोध करने का, भाषण का, अभिव्यक्ति का, मानवाधिकार को कोई अधिकार नहीं थे आपातकाल की सिचुएशन में। ठीक है, तो अरब क्रांति के फलस्वरूप अच्छा रिजल्ट क्या रहा कि अल्जीरिया से आपातकाल को हटा लिया गया। ठीक है, तो इस तरह से अरब स्प्रिंग के बहुत अच्छे पॉजिटिव पॉइंट्स रहे, हालांकि कुछ नेगेटिव रहे, जैसे गृह युद्ध शुरू हो गए कुछ देशों में, लेकिन काफ़ी अच्छे रिजल्ट भी इसके रहे थे।
ये क्वेश्चन आपको आ सकता है कि अरब क्रांति के कारण और परिणाम बताइए, तो उसमें मैंने आपको क्लियर कर दिया है कारण भी और इसके परिणाम भी। अब आता है अरब क्रांति और भारत। अरब क्रांति के प्रति भारत की क्या प्रतिक्रिया थी? देखिए, अरब के बहुत से देशों में भारत के बहुत से प्रवासी नागरिक रहते हैं। अतः अगर वहाँ कोई गृह युद्ध होता है या क्रांति होती है तो उससे हमारे भारतीय नागरिकों की सुरक्षा पर सीधे सीधे खतरा आ जाता है, उनकी सुरक्षा खतरे में पड़ जाती है। इसलिए भारत हमेशा से यही चाहता है कि इन अरब देशों में शांति बनी रहे और इसके लिए वो हमेशा प्रयासरत रहा है। तो इसलिए अरब क्रांति के समय यही कहा कि वहाँ पर जल्दी से जल्दी शांति स्थापित हो और लोकतंत्र की स्थापना हो ताकि हमारे प्रवासी नागरिक भी सुरक्षित बने रहें। अब अरब स्प्रिंग ने क्योंकि पूरे विश्व को हिला दिया था तो पूरे विश्व पर इसका प्रभाव तो पड़ेगा ही और प्रतिक्रियाएं भी आएंगी। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने अपनी ये प्रतिक्रिया दी कि यहाँ पर ये मेना है, यहाँ जो है आपका ये यहाँ जो मेला शब्द लिखा है ये मेला नहीं है, मेना है, MENA। एक्चुअली क्या है ये कि मेना मध्य एशिया देशों को और उत्तरी अफ्रीका के देशों को ही MENA यानी मिडल ईस्ट एंड नॉर्थ ए अफ्रीका, तो मिडल ईस्ट और नॉर्थ अफ्रीका के देशों को ही मेना कहते थे। तो इसने ये प्रतिक्रिया दी थी अपनी कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने कि मेला क्षेत्र में ये जो क्रांति आई है, मेना क्षेत्र में ये जो क्रांति आई है उसकी वजह से तेल की कीमतों में बढ़ोतरी होने की संभावना है और इसके साथ ही तेल के निवेशकों की संख्या भी घटेगी। मीडिया ने इसे लोकतंत्र की तीसरी लहर कहा था। ठीक है, मीना, ये मेला नहीं है, मेना है, यानी मिडल ईस्ट नॉर्थ अफ्रीका। तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने कहा कि ये जो क्रांति आई है इससे तेल की कीमतें में बढ़ोतरी भी होगी और तेल के निवेशकों की संख्या इस क्षेत्र में घटेगी। ये क्रांति है जहाँ पे अशांति होती है वहाँ कोई भी अपने पैसे लगाना नहीं चाहेगा, तो इन्होंने कहा कि इससे विश्व के व्यापार पर जो है वो काफ़ी असर पड़ेगा। इसे लोकतंत्र की तीसरी लहर भी कहा गया। आज वर्तमान स्थिति देखिए, ये 2010 की घटना है जो 2013 तक चले, लेकिन ऐसा मैंने जैसे आपको भी बताया कि कुछ देश ऐसे थे जहां गृह युद्ध भी शुरू हो गया था, तो उसकी स्थिति में हम आज देखते हैं। इसे हम अरब स्प्रिंग 2 भी कह सकते हैं जो कि 2019 से स्टार्ट हुआ और आज तक चल रहा है। सूडान और अल्जीरिया की जनता अगर हम देखें तो वर्तमान में युद्ध के मैदान में है। फिर से वहाँ पर अरब स्प्रिंग जैसे जो हालात हैं वो बन गए हैं। बड़े पैमाने पर वहाँ उथल पुथल के बीच निरंकुश शासन को उखाड़ फेंका गया है, लेकिन अभी भी वहाँ लोकतांत्रिक परिवर्तन नहीं हुआ, उससे वो कुछ दूर है। सऊदी अरब, UAE, मिस्र, सूडान किसी भी प्रकार के लोकतांत्रिक विरोध में है। दूसरी तरफ तेल समृद्ध देश अल्जीरिया वर्तमान में लोकतंत्र की दिशा में तेजी से बढ़ रहा है, लेकिन साथ ही ये वहाँ पे माना जा रहा है कि तानाशाही शासन खत्म होने के बाद वहाँ सेना हावी हो जाएगी और लोकतांत्रिक प्रणाली बहाल करने की जो मांग है वो फिर से गर्त में यानी गड्ढे में चली जाएगी, उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया जाएगा। एक तानाशाही की जगह वहाँ सैनिक तानाशाही स्थापित हो जाएगी। तो आज अगर देखें तो फिर से अरबी देशों में अरब स्प्रिंग जैसे हालात फिर से बने हुए हैं। दूसरा, इसके ऊपर जो पश्चिमी देश हैं जैसे कि अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, वो इन देशों की राजनीति पर निरंतर नज़र बनाए हुए हैं और कोई भी मौके का अवसर उठाने से वो चूकेंगे नहीं। ठीक है, तो अरब स्प्रिंग की स्थिति आज वहाँ पर फिर से बन रही है। तो इस तरह हमने ये देखा अरब स्प्रिंग का पूरा आपको कि अरब स्प्रिंग क्या है, कब शुरू हुआ, इसके क्या कारण थे, क्या परिणाम थे और आज इसकी स्थिति क्या है। ये बच्चों न्यू टॉपिक है, किस तरीके से भी क्वेश्चन ये आ सकता है, जैसे कि अरब स्प्रिंग क्या है, इसके क्या कारण थे, क्या परिणाम थे, ये पूछ सकते हैं। अरब स्प्रिंग की मुख्य घटनाएं क्या थीं, वर्तमान संदर्भ में अरब स्प्रिंग की स्थिति कैसी है या अरबी देशों की स्थिति कैसी है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो आप इस टॉपिक को अच्छे से कर लीजिए और इसे अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए।